केसेस कैसे मैनेज हो रहे हैं उसका एक इवैल्यूएशन किया जाएगा। उस संबंध में उन्होंने कहा था कि इवैल्यूएशन करते हुए एक डिटेल्ड गाइडलाइंस आज इशू की जाएंगी, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक डिटेल्ड डायरेक्शन आज स्टेट्स को जारी की है। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक डिटेल्ड डायरेक्शन आज स्टेट्स को जारी की है। उसमें हमने स्टेट से स्पेसिफिकली कहा है कि हमें इस लॉकडाउन की अवधि का सदुपयोग करना है। अब तक हमें जो सफलता कोविड मैनेजमेंट के स्प्रेड को मैनेज करने में मिली है, उसको हमें फर्दर कंसोलिडेट करना है। इसके तहत देश के हर जिले, उसको हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स लेकिन वहाँ पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कि कोई केसेस नहीं आए हैं, उसमें बांटा गया है। हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट का मुख्य क्राइटेरिया है वह जिले जहाँ पर या तो ज़्यादा केसेस आ रहे हैं या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस ज़्यादा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो डबलिंग रेट ऑफ केसेस वहाँ पर कम है। आज उसी संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में सभी स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज, डीजीपीज, हेल्थ सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, म्युनिसिपल कमिश्नर्स और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के साथ एक डिटेल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस ली गई थी, जिसमें हमने मुख्यतः उन्हें हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डिटेल बताते हुए कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज फील्ड लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट करनी है उसके बारे में फिर से एक ओरिएंटेशन एक्सरसाइज की है। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्हें लार्ज कंटेनमेंट आउटब्रेक स्ट्रैटेजीज, लार्ज आउटब्रेक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज और क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल में बताया है। उस स्ट्रैटेजी के संबंध में कैसे कंटेनमेंट जोन, कैसे बफर जोन को डिलिनेट करना है उसके बारे में बताया गया। कंटेनमेंट जोन में किस तरीके से प्रॉपर पैरामीटर मैपिंग, क्लियर एग्जिट और एंट्री पॉइंट डिफाइन किए जाएं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। वहां पर जो हमारी कंटेनमेंट जोन होगी, एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज, बाकी कोई भी मूवमेंट और एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में स्पेशल टीम्स के द्वारा केसेस की एक एक्टिव सर्च की जाएगी। वहां पर सैंपलिंग क्राइटेरिया के तहत सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और उन सैंपल्स की टेस्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर के एरिया को, जिसको हम बफर जोन कहेंगे, वहां पर भी सभी हेल्थ फैसिलिटीज, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनको ओरिएंट किया जाएगा और वहां पर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सीवियर रेस्पिरेटरी एक्यूट सिंड्रोम, जो उस टाइप के ब्रेथलेसनेस से रिलेटेड केसेस होंगे, उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। हमारी तैयार की गई ये स्पेशल टीम्स जो कि कंटेनमेंट जोन में काम करेंगी, वे सभी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करेंगी और साथ ही हाउस टू हाउस विजिट भी करेंगी। इस टीम्स में हेल्थ स्टाफ के अलावा लोकल रेवेन्यू स्टाफ, लोकल कॉरपोरेशन स्टाफ और साथ ही जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जैसे कि रेड क्रॉस, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, उन सब वॉलंटियर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हाउस टू हाउस सर्वे के द्वारा हम उस केस में, उस एरिया में जिसमें भी सर्वे होगा कंटेमिनेट एरिया में, उसमें फीवर, कफ और ब्रेथलेसनेस से रिलेटेड केसेस को आइडेंटिफाई करते हुए उन पर एज पर प्रोटोकॉल एक्शन लेंगे। साथ ही डेली इवनिंग जो भी डेटा फील्ड सर्वे के हिसाब से आएगा, उसको जिला स्थाई पर आइडेंटिफाई करते हुए फोकस एरियाज ऑफ इंटरवेंशन बनाए जाएंगे और उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। इस कार्य में हेल्थ स्टाफ, रेवेन्यू स्टाफ के अलावा जिला स्तर पर कभी काम करने वाले सभी डिपार्टमेंट के स्टाफ को ओरिएंट किया जाएगा, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, हमारा रिस्पॉन्स कोविड के संबंध में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच रहा है। इसके साथ ही जिलों को बताया गया है कि वे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाएं, माइल्ड केसेस के लिए कोविड केयर सेंटर्स, सीवियर केसेस के लिए जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध हो उसके लिए कोविड हेल्थ सेंटर्स, और क्रिटिकल केसेस जहां पर वेंटिलेटरी सपोर्ट भी उपलब्ध हो उसके लिए कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जाएं। हमने उनको स्पेशली क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ पॉजिटिव केसेस के बारे में फोकस करने के लिए कहा है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट इज एक्चुअली ए मेजर की इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव पेशेंट मैनेजमेंट। हमने उनसे कहा है कि एम्स की जो कॉल सेंटर को हमने बनाया है उसका इस्तेमाल करते हुए पेशेंट का क्लिनिकल मैनेजमेंट एज पर प्रोटोकॉल हो और पूरा यत्न किया जाए कि कोई भी पेशेंट, कोई भी केस हमारा फेटैलिटी में कन्वर्ट ना हो। हर केस को जिला स्तर पर, सीनियर स्थाई पर डे टू डे क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए मॉनिटर किया जाए।
जिले को फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन जैसे कि जो हमारे रिस्क केसेस होते हैं उनके लिए HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के अलावा नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एटिकेट्स को भी प्रमोट करने के लिए कहा गया है। जिलों को स्पेशली कहा गया है कि जो भी हेल्थ स्टाफ या जो वॉलंटियर इस कार्य में जुड़े हैं उन सबको प्रॉपरली ओरिएंट किया जाए, उनको इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाए और रेलेवेंट स्टाफ को क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाए। इसमें उनसे ये भी कहा गया है कि हमें केसेस के आने की वेट नहीं करनी है, हमें टीम्स पहले से बना के उनको ओरिएंट कर रेडी रखना है। उनसे कहा गया है कि इसके लिए संबंधित ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल iGOT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल किया जाए। जो जिले आज केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हॉटस्पॉट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन पर भी उसी मोमेंटम और उसी अटेंशन से काम करने की जरूरत है। ये हमारे पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं, वहां पर भी क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान के हिसाब से कार्य किया जाए। हाँ, वहां पर भी हमारा फोकस हो कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, सर्वेलेंस करें, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान दें, ताकि इन इलाकों में भी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर सकें। साथ ही जो हमारे नॉन इफेक्टेड जिले हैं वो नॉन इफेक्टेड ही रहें, उन पर कार्य करने की जरूरत है। वहां पर हमें कम्युनिटी से एंगेज करते हुए अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है। कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बनाने हैं और उनके साथ ही ILI दैट इज इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस की मॉनिटरिंग करनी है, उनसे रिलेटेड टेस्टिंग करनी है। हमारा एफर्ट रहे कि इन जिलों में कभी भी कोई केस ना आए। हमें ये सारे कार्य कम्युनिटी को जोड़ते हुए, कम्युनिटी को साथ लेते हुए करना है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आप सबको कहा है, रिक्वेस्ट की है कि हमारे पूरे एफर्ट्स शुरू से ही समस्त समाज और संपूर्ण सरकार को मिलकर कार्य करने से रहे हैं। हमें सभी जिलों को कहा है कि वो एक जिले लेवल पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर कोविड-19 बनाएं। जिलों को कहा गया है कि एक की फेलियर पूरे देश की फेलियर का कारण हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि कंटेनमेंट प्लान पूरे देश में हर जिले में यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट हो। सबकी इंडिविजुअल सक्सेस ही देश की सक्सेस का कारण बनेगी। हमें कॉन्स्टेंटली अलर्ट पर रहना है और हर तरीके से इस बैटल में सक्सेसफुल होना है। धन्यवाद। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द MHA प्लीज। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री अग्रवाल ने आपको सूचित किया है, कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का देश के प्रति संबोधन था उसमें दो अहम बातें कही गई थी। पहली ये कि जो लॉकडाउन पूरे देश में है उसकी अवधि बढ़ा के 3 मई तक करी जा रही है, और दूसरी बात ये थी कि देश के हर क्षेत्र को, चाहे वो कस्बा हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे जिला हो, इन सभी क्षेत्रों में लॉकडाउन का क्रियान्वयन कैसा हुआ है उस पर उसकी एक समीक्षा की जाएगी, और जो क्षेत्र इस पे खरे उतरेंगे और जो संक्रमण की दृष्टि से और अन्य प्रकार से संवेदनशील नहीं होंगे, जो हॉटस्पॉट्स नहीं होंगे, जैसा कि मिस्टर अग्रवाल ने बताया, उन क्षेत्रों में 20 अप्रैल से कुछ राहतें दी जाएंगी, कुछ गतिविधियों में कुछ छूट दी जाएगी। तो और इस बात से ये भी साफ था कि 20 अप्रैल तक कम से कम जो अभी के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश हैं, जो 24 मार्च के आदेश के तहत जारी किए गए हैं, वही लागू रहेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के इन दिशा निर्देशों के अनुरूप गृह मंत्रालय ने कल एक आदेश पारित किया, और उस आदेश के तहत जो लॉकडाउन है उसको 3 मई तक उसको बढ़ाया गया। आज गृह मंत्रालय ने एक और आदेश पारित किया है, जहां ये कहा गया है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन्स नहीं हैं, जो संवेदनशील नहीं हैं, वहाँ कुछ जो जरूरी गतिविधियाँ हैं उनमें कुछ राहतें दी गई हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये राहतें उन्हीं क्षेत्रों में हैं जो हॉटस्पॉट्स नहीं हैं, और इनकी 2 अलग शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि जो भी लॉकडाउन के दिशा निर्देश हैं वो उनकी कड़ी अनुपालना होनी होगी इन क्षेत्रों में, और जो भी गतिविधियां हैं जिनमें राहतें दी जा रही हैं उनको क्रियान्वित करने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि से कुछ प्रारंभिक कार्यों को लागू वहाँ पे करना आवश्यक है।
तो ये एक आदेश आज जारी हुआ है गृह मंत्रालय द्वारा, और इसी आदेश के साथ एक कंसोलिडेटेड रिवाइज गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिनके तहत ये बताया गया है कि परमिटेड गतिविधियां क्या क्या हैं, उनका उल्लेख किया गया है। और उल्लेख करने के साथ साथ दो बहुत ज़रूरी चीज़ें इन गाइडलाइंस में कही गई हैं। पहला तो जितने भी जिला अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट हैं भारत के, उन सभी को कहा गया है कि जो नेशनल कोविड डायरेक्शंस हैं, राष्ट्रीय कोविड निर्देश हैं, जैसे कि मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है, 5 से अधिक लोगों के समूह में इकट्ठा होना वर्जित है, इस तरह के जो नेशनल कोविड डायरेक्शंस हैं उनकी अनुपालना सख्ती से होगी। उसका अगर कोई उल्लंघन होता है तो उस पर पेनल्टी जारी की जाएगी। एक ये बात कही गई है इन गाइडलाइंस में। और दूसरी बात ये कही गई है कि जितने भी औद्योगिक या वाणिज्यिक या और भी कार्य स्थल हैं, वर्क प्लेसेस हैं, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल SOP जो सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि से बनाया गया है और जो इन गाइडलाइंस के साथ संलग्न है, उसकी अनुपालना होना आवश्यक है। तो जो ये आज गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है, इसका जो सार है वो ये है कि जो लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। लॉकडाउन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए किसी के मन में कि लॉकडाउन जारी नहीं है, लॉकडाउन जारी रहेगा। और लॉकडाउन जारी के रहने के साथ साथ कुछ इस तरह के कोविड डायरेक्शंस हैं या SOPs हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से, संक्रमण से अपने को बचाने की दृष्टि से, जैसा कि गृह मंत्रालय के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि लार्ज आउटब्रेक्स को कंटेन करने की दृष्टि से जो ज़रूरी हैं, उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है। अब मैं आता हूँ कि क्या ऐसी गतिविधियाँ हैं, क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ राहतें दी गई हैं। तो इसमें प्रमुख है ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू द रूरल इकोनॉमी। इस दृष्टि से सर्वप्रथम जो मनरेगा में काम करना चाहते हैं, ग्रामीण इलाकों में जो भी मजदूर हैं जो मनरेगा के कामों में संलग्न होना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, उन सभी को अब एक रास्ता मिलेगा सम्मिलित होने का। लेकिन इसमें भी ये शर्त है कि उनको मास्क पहनने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग उनको ऑब्जर्व रखनी होगी। लेकिन मनरेगा के काम में मनरेगा के तहत जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अब अवेलेबल होंगी। और इसी के साथ साथ ये भी जोर दिया गया है कि जो मनरेगा के काम हैं उसमें ज़्यादा प्राथमिकता, ज़्यादा प्रायोरिटी जो सिंचाई के काम हैं, जो जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन के काम हैं, उसमें देनी चाहिए, उसमें देनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि जो कृषि क्षेत्र है, जो हमारी पहले के गाइडलाइंस थी उसमें भी लगभग हमने पूरे कृषि क्षेत्र को खोला हुआ था। कृषि क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें जो भी लोग संलग्न हैं, जो भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ये इस तरह के दिशा निर्देश थे, उन्हीं को हमने फिर से रिपीट किया है। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग का जितना भी डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, जितना भी विकेंद्रीकरण हो सके, उतना स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वो करें, जिससे कि किसानों को जो खेती करते हैं उन सभी लोगों को अपने विपणन में या खरीद में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसके अलावा पशुपालन, मछली पालन, बागवानी के पूरे इकोसिस्टम में भी लोगों को काम करने की अब अनुमति मिलेगी। और विशेषतः मैं कहना चाहूँगा कि एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन में जो जितनी भी गतिविधियां हैं, जो सप्लाई चेन्स हैं, उसमें अब काम किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में जो रूरल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ऐसे उद्योग हैं जो ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं, यानी कि जो म्यूनिसिपल बाउंड्रीज़ के बाहर हैं, उनमें भी अब काम करने की छूट है। लोग बाग वो सब काम कर सकते हैं। और इसमें फूड प्रोसेसिंग पे बल दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको उनमें अब काम करने की उनको अनुमति है। कॉमन सर्विस सेंटर्स कई हैं ग्रामीण इलाकों में,
जहां से लोग बाग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो बिल्स इत्यादि हैं उनका भुगतान कर सकते हैं, उनको भी अब चालू रखा जा सकता है। स्वास्थ्य का जो सारा, हेल्थ का जो सारा इकोसिस्टम है वो चालू है, उसमें कोई भी गतिविधि नहीं है जिस पर कोई रोक है, और ये बहुत अहम है इस आज के परिप्रेक्ष्य में, जब हम पूरा देश जो है संक्रमण के अगेंस्ट जो है ये लड़ाई लड़ रहा है। तो इसको भी हमने इन गाइडलाइंस में इस चीज़ को भी स्ट्रेस किया है। जो एसेंशियल गुड्स हैं, आवश्यक सामग्री हैं, उनकी भी जो सप्लाई चेन है, या जो दुकानें हैं, जो किराना की दुकानें हैं, जो नेबरहुड्स की जो दुकानें हैं, वो खुली रह सकती हैं या एसेंशियल गुड्स बेच सकती हैं, जिससे कि आम नागरिकों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ये मैंने आपको बताया संक्षिप्त में कि जो हमारी आज की गाइडलाइन इशू हुई हैं उनके पीछे उद्देश्य क्या है, उसमें हमने क्या शर्तें रखी हैं, क्या हमारा ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव है कि जो संक्रमण के दृष्टि से जो सेफ्टी या जो सुरक्षा की ज़रूरतें हैं उनको किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और कुछ जो अहम गतिविधियां हैं जिसमें राहतें दी गई हैं उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया है। धन्यवाद। ऑनलाइन क्वेश्चन है फॉर ICMR. Has it been now finalized that the novel coronavirus originated due to bats only? What is the latest report about its origin that spread this pandemic? ये जो कोरोना वायरस होता है ये बैट्स के अंदर भी पाया जाता है। चाइना में जो भी रिसर्च हुआ उसमें एक चीज़ का पता चला कि जो वायरस हम लोगों में आया है वो या तो बैट्स में का वायरस ऐसे म्यूटेशंस डेवलप हुए जिससे वो इंसान के अंदर भी जाने की क्षमता रखता होगा और बीमारी करता होगा, उस किस्म का विषाणु बन गया और आया। नहीं तो दूसरा एक कहा जाता है कि ये बैट से पैंगोलिन करके एक मैमल है इंसान के वैसे, उसके अंदर आया होगा और वहाँ से वो इंसान में आया होगा। लेकिन ये सवाल शायद इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हमने बैट्स के इसमें जो इमर्जिंग इन्फेक्शस डिसीजेस होते हैं उनके कोई विषाणु पाए जाते हैं क्या, इसका सर्वेलेंस शुरू किया था। उसमें हमको दिखा कि दो किस्म के बैट्स जो होते हैं उनमें कोरोना वायरस दिखाई दिया, लेकिन वो बैट का कोरोना वायरस था, वो इंसानों में आने की काबिलियत का नहीं था। बैट से इंसान में आने की घटना एक सादे तौर पे समझाने के लिए बोलता हूँ, 1000 साल में एक आध बार होती होगी। जब कोई वायरस स्पीसीज चेंज करता है तो वो बहुत रेयर इवेंट होती है और उस किस्म से वो इंसानों में आता है। मिस्टर रवि, न्यूज़ 18। मेरा सवाल लव सर से है कि अभी तक आपने जो जिलों का जिक्र किया, तो अभी तक पूरे देश में कितने जिले प्रभावित हैं जहां पर एक भी केस आए हैं? सर, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमने अपने सारे जितने भी ज़िले हैं जो स्टेट से इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हॉटस्पॉट्स या रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कुछ केसेस आए हैं, और कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो आज हमने जो स्टेट्स को लिखा है उसके हिसाब से हमने उनको बताया कि जहां पर भी मुख्यतः केसेस आए हैं, जो भी केसेस हमारे मतलब जिस जिलों से ज़्यादा आ रहे हैं वो हॉटस्पॉट के अंदर उसके तहत डिक्लेयर किए जाएंगे, उसके तहत वहाँ पर कंटेनमेंट प्लान ऑफ एक्शन किया जाएगा। उसमें करीब जो अभी कल तक का डिटेल्स हैं ये आपकी नॉलेज में लाना चाहूँगा कि एक रोलिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, तो उसमें करीब 170 जिले पाए गए हैं जो हॉटस्पॉट डिक्लेयर होंगे, 170। और इसके साथ ही जो नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कुछ केसेस और पाए गए हैं जिनको हमने हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पर भी क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान इंप्लीमेंट किया जाए और उनको पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं तो उससे पहले ही उनको रोका जाए। वह करीब 207 जिले हैं। इसके साथ ही तीसरा इशू इसमें यह है कि हमने उन्हें कहा है कि हॉटस्पॉट जिले जो हैं उनके लिए जहां पर भी डबलिंग रेट यानी कि जहां पर केस के बढ़ने की गति काफ़ी ज़्यादा है उनको भी हॉटस्पॉट्स में डिक्लेयर किया जाए। जिला लेवल पर
स्टेट लेवल पर इसकी एनालिसिस की जाए और उसके तहत उस पर कार्य किया जाए। साथ ही हमने स्टेट्स को ये भी कहा है कि जो ये हॉटस्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इसके अलावा बिकॉज स्टेट्स इस बैटल को फील्ड पर लड़ रही हैं, इसके अलावा एडिशनल एरिया वो अगर कोई हॉटस्पॉट के रूप में डिक्लेयर करना चाहें, एडिशनल मेजर्स लेना चाहें तो वो ले सकती हैं। एक और ऑनलाइन क्वेश्चन है फॉर द हेल्थ मिनिस्ट्री। 10,000 प्लस केसेस सो फार, will the health ministry still say there is no community transmission? What we are seeing is some local outbreaks or some clusters based on which, जिसमें हमने गाइडलाइन, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो क्लस्टर्स हैं या जो आउटब्रेक्स हैं उन पर क्लस्टर कंटेनमेंट और आउटब्रेक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज के तहत हम एक्शन लेकर उनको वहीं पर चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें, उससे रिलेटेड एफर्ट्स हम कर रहे हैं। कभी भी देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो हम लोगों को ज़रूरत है कि हम आपके द्वारा पब्लिक को बताएं ताकि हम उस लेवल ऑफ अलर्टनेस से काम कर सकें। इसके साथ ही फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेजर चैलेंज आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज ये है कि जो हमारी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी थे उनको फील्ड पर इम्प्लीमेंट किया जाए। मिस्टर विनोद राठौर, TV9 मराठी। मेरा सवाल अग्रवाल सर से और ICM के रमन सर से है। सर, महाराष्ट्र के एक मंत्री ने आज आरोप लगाया कि उनको PPE किट दी नहीं जा रही है, जानबूझकर PPE किट को रोका जा रहा है। जितनी ज़रूरत है उतनी PPE किट महाराष्ट्र को नहीं दी जा रही है। खेड़कर सर के लिए सवाल मेरा ये है कि प्राइवेट अस्पताल जो है वो परमिशन के लिए ICMR के पास कोविड का जो उपचार है उसको करना चाहती है, लेकिन ICMR लगभग 15 दिनों से उस फाइल को दबा के रखा है और परमिशन नहीं दिया जा रहा है। अवॉइड इंडिविजुअल केसेस, एक्चुअली वो सेपरेटली कर सकते हैं। जनरल कोई क्वेश्चन है, ठीक है। सर लेट मी रिस्पॉन्ड। आई वुड रियली अर्ज यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई एक प्रश्न पूछें तो उस प्रश्न के पीछे की मंशा में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई भी मेरे से टेक्निकल विषय में, टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के विषय में पूछें। तो इस संबंध में मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितनी भी हमारे पास PPEs हैं, जो हमारे पास PPEs हमने कहीं से भी प्रोसेस के थ्रू रिटेन की, उनको हमने केस लोड के बेसिस पर हर स्टेट को पहुँचाया है। और आप सबसे और आपके द्वारा मुझे सबसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि हमारा एफर्ट रहे कि जिस तरह से अब हम एफर्ट करके PPEs की अवेलेबिलिटी देश में बढ़ा रहे हैं, उस अवेलेबिलिटी के द्वारा हम जिस स्टेट में जहाँ जितने केसेस आ रहे हैं उसको प्रोपोर्शनेटली वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। अनदर ऑनलाइन क्वेश्चन। सर, इसका एक जवाब दे देता हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ICMR पे पास आके कोई अप्रूवल चाहिए, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। प्राइवेट लैब के लिए था। और मैं आगे चल के आपको बोलता हूँ, 73 लैब्स अभी हमने अप्रूव किए हैं, उनमें के 22 लैब्स आर करंटली टेस्टिंग ना। हमारी तरफ बोलने में प्राइवेट हॉस्पिटल का अनदर ऑनलाइन क्वेश्चन। व्हाट स्टेप्स डिड द गवर्नमेंट टेक टू इन्फॉर्म एंड अश्योर माइग्रेंट लेबरर्स अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन? जैसा मैंने अभी कहा, लॉकडाउन को 3 मई तक उसकी अवधि को बढ़ाया गया है। और जैसा आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन में कुछ गतिविधियां हैं जो पूरी तरह से वर्जित हैं, प्रोहिबिटेड हैं। उनमें एक है आवाजाही, लोगों का, जो लोग उन तरह के कामों में जा रहे हैं जिनको अलाउ किया गया है, उसके अतिरिक्त और सभी तरह की आवाजाही, आवागमन, वो सब प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ की श्रेणी में आता है। बसेस का, ट्रेन्स का, एयरक्राफ्ट्स का, इन सब का जो संचालन है, उन सब का जो मूवमेंट है, उस पर पूरी रोक है। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि लेबर का मूवमेंट, जहाँ तक उसका संबंध है, जब तक लॉकडाउन है तब तक वो नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये आती है कि जो लेबर है जहाँ पर शेल्टर कैंप्स में है, वहाँ पर गृह मंत्रालय की कई एडवाइजरीज़ हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं, जिनके तहत ये स्पष्ट कहा गया है कि सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो मिलेंगी। उसके लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जो राज्यों के पास जो स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड्स होते हैं, उसमें उनको अनुमति दी गई है कि उनके तहत जैसे खाना हुआ, रिलीफ कैंप्स को सेटअप करने की बात हुई, या और कुछ सुविधाएं जो आवश्यक हैं उनको देने की बात है, वो सब उसमें हमने अलाउ की हुई हैं। तो हमारा यही मानना है कि जिस तरह से ये सारा
रिलीफ कैंप्स का संचालन अभी तक चल रहा है, ये उसी प्रकार से ये चलेगा, इसको चलना चाहिए। और इसके लिए जो भी संसाधन आवश्यक हैं उनकी पहले ही उनकी व्यवस्था कर दी गई है। यदि और भी कोई आवश्यकता होगी तो समय समय पे उसकी समीक्षा होगी और राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को जो मदद चाहिए वो पहुंचाई जाएगी। मिस्टर पेरीमल, एनडीटीवी जी। और जो डेथ का परसेंटेज है उससे कंपेयर करते हुए अगर देखेंगे तो रिकवरी रेट का परसेंटेज क्या है और क्या हम अच्छी स्थिति की ओर जा रहे हैं? सर, जैसे मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूँ, तो अगर आज का डेटा देखें तो 1306 पीपल दे हैव रिकवर्ड, दे हैव बीन क्योर्ड। और अगर एक दिन के अंदर देखें तो अराउंड 270 पीपल हैव एक्चुअली गॉट क्योर्ड इन लास्ट वन डे। अगर हम टोटल केसेस की संख्या इस देश में देखें तो 11,439 है। लास्ट वन डे वी हैड 1,076 टोटल एडिशनल न्यू केसेस और टोटल डेथ्स रिपोर्टेड आर 377। तो जो मुख्य अंश मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि फील्ड लेवल पर एफर्ट करते हुए, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर फोकस करते हुए हमारा जो एफर्ट रहा है उसके कुछ रिजल्ट्स हमें दिखने लगे हैं। तो इसी डेटा से अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहें, लेकिन साथ में मैं जब इसकी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं तो मैं कह रहा हूं ये एक डेली वेरिंग डेटा है, तो ये आज का स्टेटस है। तो अगर देखें तो करीब 11.41% जो हमारे पेशेंट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इस नंबर से 11.41 वो रिकवर हो रहे हैं। और ये प्रोग्रेस, ये नंबर और ये परसेंटेज अगर आप पिछले कुछ दिनों के डेटा को एनालाइज करें तो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हमारा पूरा एफर्ट है कि जो भी पेशेंट आए हम उसको दोनों तरीके से, एक तो फोकस करें अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर और दूसरा फोकस करें कि उसका प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उसको ढंग से मॉनिटरिंग करें और उसको किसी भी तरह से बचाएं। हमारे सामने समस्याएं रहती हैं हाई हेल्थ के जो हाई रिस्क प्रोफाइल लोग हैं या जो कोमॉर्बिडिटी से हैं, तो उसके लिए भी हमें पूरे एफर्ट करने कि हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं फर्दर। Another online question: Can we have an updated list of all hotspots in the country, state-wise breakup? सर, एज आई मेंशन्ड, मैंने आपको जो अभी तक आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स हैं जिसमें कि स्टेट लेवल पर जहां रेट ऑफ ग्रोथ वाले हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने स्टेट्स को दी है, उसको अगर कंसिडर करें तो 170 हॉटस्पॉट्स हैं, 170 हॉटस्पॉट्स जो हमने स्टेट को कम्युनिकेट कर दिए हैं और उसके साथ ही वो लिस्ट आप लोगों को भी दी जाएगी। Let the list come and then I think. सर, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया है, हमारे दो मेजर क्राइटेरिया रहे हैं। एक क्राइटेरिया है कि जहां पर एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, दूसरा क्राइटेरिया है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं, अगर आप मुझे बीच में ना रोक के मेरा पूरा सुन लें काइंडली। तो एक क्राइटेरिया है कि जहां पर एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, दूसरा क्राइटेरिया है जहां पर डबलिंग रेट ज़्यादा है। तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस जहां पर ज़्यादा है तो वहां पर आपको पता लगता है कि वहां पर फोकस्ड अटेंशन की ज़रूरत है, उसको हमने हॉटस्पॉट में डिक्लेयर किया है। साथ ही जहां पर डबलिंग रेट ज़्यादा है या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस ज़्यादा है तो वहां पर भी हमें एक्स्ट्रा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है ताकि हमारी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी उसी फोकस वे में काम कर सकें। उसके बाद जब ये हमने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, उसके बाद हम उस हॉटस्पॉट्स में बेस्ड ऑन नंबर ऑफ केसेस फिर हम डिसाइड करते हैं कि वहाँ नंबर ऑफ केसेस अगर 15 से कम है, एक नॉर्मेटिव गाइडेंस के रूप में अगर आप लेके चलें, तो हम समझते हैं कि वहाँ पर एक क्लस्टर ऑपरेट कर रहा है और क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज के तहत उस पर एक्शन लिया जाए। अगर वहाँ पर 15 से ज़्यादा है और अगर मैं टेक्निकल वे में आपको बताऊँ तो अगर वहाँ पर मल्टीपल क्लस्टर्स शुरू हो गए हैं तो हम उसको आउटब्रेक मानेंगे और आउटब्रेक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के तहत काम किया जाएगा। Last question, Mr. Rajneesh, INS. Sir, this is related to the same question you earlier answered. This is a. Please use mic. Use mic. Yeah. The number of hot spots have been identified, as you said. Whether the testing process in these areas have been started rapidly or not so far? Sir, all the testing process in the country is as per the testing protocol. और उसके लिए चाहे वो आउटब्रेक हो, चाहे वो आइडेंटिफाइड क्लस्टर हो, उनके डिटेल्ड गाइडलाइंस के तहत ही वहाँ पर हम टेस्टिंग करते हैं और उसके तहत ही हमारे जैसे कि डिफाइन है कि या तो हाई रिस्क पीपल हैं या हमारे जो एसिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स विद हाई रिस्क हैं या एसिम्टोमेटिक लोग हैं, इसके साथ ही जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल हैं जो हाई रिस्क में हैं, और साथ ही डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एरिया वी आर डीलिंग विद,
वहाँ पर हमारे को फैसिलिटी लेवल पर अगर हमें एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की टेस्टिंग करनी है तो उसके तहत हम कार्य करते हैं. So my second question is Home Ministry regarding Tablighi workers. Is all members have been identified so far, or the process is still on? On this, we will have to get back to you. Thank you very much, friends. Thank you.